पर वो मैं लास्ट में बताऊंगी इसको कंप्लीट करके, ठीक है। जी मैम। चलो ठीक है, टुडे वी आर ऑन डिस्कशन फॉर चेंज इन रेस्पिरेशन, क्योंकि कल हम लोग फिजियोलॉजिकल चेंजेस देख रहे थे। अब फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने के अंदर हमने कार्डियक सिस्टम से रिलेटेड जितने भी चेंजेस आ रहे थे वो सब देख लिए थे। आज बारी है रेस्पिरेशन से रिलेटेड चीजें देखने की। उसमें सबसे पहले आता है आपका पल्मोनरी वेंटिलेशन। जैसे आप लोगों ने रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ रखा होगा, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको पता होंगी, पर लेट मी रिवाइव, इसको रिवाइज करवा देते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन इज सो स्टेबल अप टू द सीवियर एक्सरसाइज इज डन। आपका पल्मोनरी जो वेंटिलेशन है बॉडी के साथ में एयर एक्सचेंज का, वो इतना स्टेबल रहता है अगर आप काफी हद तक अगर आप सीवियर एक्सरसाइजेस भी कर ले तो। Pulmonary ventilation is not increasing with the increase of consumption of O2 by the muscle tissue or O2 lag. इस पर इतना अफेक्ट नहीं होता है कि हमारी बॉडी की डिमांड जो है वो ऑक्सीजन की बढ़ गई है या वो ज्यादा एक्सपेंडिचर O2 का हो रहा है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। द पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज विद द सीवियर इंक्रीज ऑफ द वर्कलोड। ये तभी इंक्रीज होती है जबकि एक सीवियरिटी आ जाती है कि बहुत ही ज्यादा कुछ हो गया हो, बहुत ही ज्यादा बढ़ गया हो, तभी इसमें कोई चेंज आता है, अदरवाइज नहीं आता। विवेक, वॉइस नहीं आ रही। बच्चे आप अपना माइक और अपना ईयर कॉर्ड्स चेक करो। बाकी रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में से किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि आवाज नहीं आ रही है? क्योंकि आई थिंक मैंने अपना फुल पे कर रखा है। नो। नो मैम। सबका ठीक, सबको सही है ना? तो जी। विवेक बच्चे यस मैम। आप यस आपको मैम। अपना चेक करना पड़ेगा, मे बी आपकी साइड से ही कोई प्रॉब्लम होगा। चलो फिर, ये तो था आपका पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसके अंदर आपकी वेंटिलेशन जो है बॉडी की गैसेस एक्सचेंज की, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है जब तक कि आप सीवियर एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सीवियर से भी काफी ऊपर उठ जाते हैं वर्कलोड में, तब अगर उसमें चेंज आएगा तो आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। दूसरी चीज है रेस्पिरेटरी रेट। रेट तो बढ़ना बनता है। The O2 demand during the strenuous exercise increased, and the respiratory rate of an individual is made due to increased production of CO2 by the working muscle. आपकी मसल जो होगी वो जितना जल्दी काम करेगी, O2 ले लेगी, CO2 छोड़ेगी, तो आपका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा। प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिवेशन हो जाता है जॉइंट का, इसकी वजह से भी इंक्रीज हो सकता है। रिफ्लेक्सेस जो है इफेक्ट आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और एड्रेनलिन जो है वो अपना हार्मोन सिक्रीट करने लग जाता है। जब भी आप कभी आपने ये देखा होगा कि जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं उन लोगों को हमेशा फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए बोला जाता है, सजेस्ट किया जाता है कि आप जिम ज्वाइन करें, आप एक्सरसाइज करें, आप गार्डनिंग में जाएं, गार्डन में जाएं, कुछ कुछ करें, फिजिकली एक्टिव हों, कुछ एक्सरसाइज करें। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि जैसे वो एक्सरसाइज करेंगे एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होगा और उसके सिक्रीट होने से हमारी बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली रिलैक्सेशन में आती है। आप ये चीज फील करोगे जब आप एक्सरसाइज करके आते हो या आप लोग वॉक करके आते हो, लॉन्ग वॉक करके आते हो या कोई भी एक्टिविटी करके आते हो, उसके करके आने के बाद में आप बहुत रिलैक्स, जब आप उसे बंद कर देते हैं देन यू फील वेरी रिलैक्स। अगर आप एक दिन सुबह मॉर्निंग वॉक गए, दूसरे दिन नहीं गए, तो आपको अफसोस सा होता रहता है कि काश मैं चला जाता तो अच्छा होता, उठने में नहीं हो पाया लेकिन जाता तो मेरे को अच्छा लगता। क्योंकि वॉक से लौटने के बाद में योर बॉडी फील रिलैक्स, और वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी जो है एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट करती है। अब एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट ना होना या कम होने की वजह से हमारी बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाती है। अब रिलैक्स नहीं हो पाएगी तो आपको मेंटल डिसऑर्डर्स कुछ कुछ आना शुरू हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है, लेकिन जो डिप्रेशन का शिकार है या जिनको कोई मेंटल ट्रबल है, उनको हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि आपको फिजिकल वर्कआउट करना है ताकि एड्रेनलिन हार्मोन आपकी बॉडी खुद सिक्रेट करके उसको न्यूट्रलाइज कर ले। तो ये सारे चेंजेस तो आते हैं आपका रेस्पिरेटरी रेट के ड्यूरिंग, कि आपकी हमेशा जब भी आप रनिंग करोगे या जॉगिंग करोगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और आपका रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। इफेक्ट ऑन साउंड, सेकंड विंड। सेकंड विंड पे क्या इफेक्ट आता है? इन अर्ली स्टेज ऑफ द स्ट्रेनस एक्सरसाइज पर्सन फील द डिस्ट्रेस। जैसे ही वो कोई एक्सरसाइज मुश्किल एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेगा, पेशेंट को स्ट्रेस आना बनता है, उसको कई बार हेडेक भी हो जाता है, थ्रॉबिंग पेन भी आ जाता है, मतलब एकदम ऐसा लगता है कि उसको किसी ने मुक्का मारा, ऐसा पेन आने लगता है, या फिर उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, या उसकी पल्स रेट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है। बट इफ द एक्सरसाइज कंटिन्यूज द डिस्ट्रेस कम्स डाउन।
लेकिन अगर वो इसको करता रहेगा तो उसका स्ट्रेस जो है वो कम होता चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ये हमारी बॉडी उस चीज के लिए अडेप्टेड नहीं है। आप बैठे थे, बैठे बैठे आराम से बैठे बैठे आपने अचानक से क्या करा, सिटअप्स करना शुरू कर दिया। सिटअप्स करना शुरू किया तो आपने पहले कभी करा नहीं होगा, और फिर आपने पहले दिन ही एकदम से किया, और करने के टाइम में आपने मतलब एक ही दिन में आप सोच रहे हो 50 कर लेंगे या 100 कर लेंगे। फिर आपको इस तरीके के सिम्टम्स आ सकते हैं क्योंकि आपकी बॉडी उसके लिए अडेप्टेड नहीं थी। दिस सेंस, और लेकिन लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यू करेंगे तो फिर वो आपका धीरे धीरे जो है चीजें घटती चली जाएगी और आप न्यूट्रलाइज या नॉर्मल हो जाएंगे। दिस सेंस ऑफ रिलीफ इज कॉल्ड एज सेकंड विंड। तो जो ये चीज है ये सेकंड विंड है। जैसे आप कोई भी काम शुरू करोगे आपको तकलीफ होती है, बॉडी को तकलीफ तो होगी कि आप ये काम शुरू कर रहे हो, लेकिन उसको करने के बाद में जब वो स्टार्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा। ऐसा आप रनिंग के अंदर आपने बहुत बार देखा होगा कि एकदम से कोई तेज भागने लगा, एकदम से उसको चक्कर आने लगा, या फिर उसको वॉमिट होने लगा, या उसको एकदम से सांस चढ़ गया, लेकिन फिर वो धीरे धीरे उस रनिंग को कंटिन्यू करता रहता करते रहता तो फिर वो नॉर्मल हो जाता है। ये सेकंड विंड प्रोसीजर है। एंड ड्यूरिंग द सेकंड विंड डिस्ट्रेस डिसअपियर एंड द डिस्कम्फर्ट डिसअपियर। और धीरे धीरे आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपका स्ट्रेस चला जाएगा, आपका डिस्कम्फर्ट लेवल है वो भी रिलीज हो जाएगा। बट द फिजियोलॉजी ऑफ द सेकंड विंड इज नॉट सो क्लियर। लेकिन अब तक इसका फिजियोलॉजिकल जो चीजें हैं वो क्लियर नहीं हो पाई कि ऐसा होता क्यों है कि शुरुआत में पेशेंट को इतना पेन, इतना दर्द या इतना ऐसा डिजीनेस फील होता है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है उसी एक्टिविटी के साथ में। इसकी फिजियोलॉजी अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा होता है। उसके बाद में आता है आपके पास में इफेक्ट ऑफ O2 एक्सचेंज। O2 एक्सचेंज पे क्या होगा, आपकी एक्सरसाइज होगी तो मसल्स को O2 ज्यादा डिमांड करेगी, ये तो आप लोगों को पता ही है। During the normal or moderate exercise, O2 flow to the muscle, lung and heart is increased. Normal आप कर रहे हो, moderate level तक कर रहे हो, आपकी जो O2 flow है मसल में, लंग में, हार्ट में, ये बढ़ जाती है। And the O2 tension raises in the alveoli and arteries. Alveoli जहाँ से आपका सप्लाई चेंज हो रहा है वहां पर बढ़ जाएगी टेंशन, और आर्टरीज के अंदर बढ़ जाएगी। जनरली द O2 saturation goes up to 4 लीटर पर मिनट। जनरली इतना होता है कि आपका O2 saturation जो है वो 4 लीटर पर मिनट तक जा सकता है। बट इन द सीवियर एक्सरसाइज द O2 विल बी लैकिंग ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय द एक्टिव मसल। जैसे ही आप देखोगे कभी कभी आप एक्सरसाइज करते हो आपके जॉइंट में पेन होता है, आपकी मसल्स में, जैसे आप रनिंग एकदम से स्टार्ट करते हो आपकी काफ मसल्स में पेन रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वहां पर लैक्टिक एसिड रिलीज हो जाता है। अब अगर आपकी कोई भी सीवियर एक्सरसाइज करी, O2 की कमी की वजह से आपके वहां पर लैक्टिक एसिड रिलीज हो गया, तो लैक्टिक एसिड की क्वांटिटी इंक्रीज इन द ब्लड हो जाती है, प्लाज्मा हो जाती है और एक्टिव मसल में हो जाती है। ये क्या करता है? रिड्यूस द लैक्टिक एसिड मेटाबॉलिज्म, एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ O2 इज नीडेड। अब उस लैक्टिक एसिड को रिलीज कराने के लिए आपको O2 की इंक्रीज डिमांड हो जाती है, आपको बहुत ज्यादा O2 वहां पे चाहिए, तो इसलिए उसको लैक इज कॉल्ड O2 डेप्थ। वहां पर O2 डेप्थ यानी कि कर्जे में चली जाती है क्योंकि वहां पे O2 नहीं है। ये चेंज आते हैं आपके ऑक्सीजन के चेंजिंग के दौरान। कि नॉर्मल और मॉडरेट एक्सरसाइज हो रही है तब तक तो आपकी बॉडी जो है इंक्रीज डिमांड करके उसको पूरा कर देगी, लेकिन जब आप एकदम सीवियर वाली एक्सरसाइज करने लगते हैं उसकी डिमांड आपकी बॉडी नहीं पूरी कर पा रही होती है, तो वहां पे लैक्टिक एसिड रिलीज हो जाता है। अब रिलीज हुए हुए लैक्टिक एसिड को हटाने के लिए आपको बहुत ज्यादा O2 की डिमांड होती है, तो O2 पे आप कर्जे में चले जाते हो और धीरे धीरे फिर वो रिलीज होता है। वो एक दिन में नहीं जाता। फिर जैसे जैसे आप काफ मसल जो है आपकी, आपने एक दिन रनिंग की, उस दिन आपको काफ मसल में पेन हुआ, आपका लैक्टिक एसिड रिलीज हुआ है, फिर वो जाते, अगर आपने रनिंग छोड़ दी फिर नहीं गए अगर, तो उसको जाने में 5-6 दिन लगेंगे। लेकिन आपने रनिंग कंटिन्यू रखी, 2-3 दिन के अंदर आपका लैक्टिक एसिड रिलीज जो था वो नॉर्मल हो जाएगा और आपको फिर नीज में पेन नहीं आएगा, काफ में पेन नहीं आएगा। ये तो थे रेस्पिरेटरी चेंजेस। अब उसके बाद में बचते हैं हमारे पास में खाली 2-3 टाइप के चेंजेस। एक तो चेंज इन ब्लड सेल, दूसरा एंडोक्राइन चेंज। ब्लड के अंदर क्या है? ड्यूरिंग द स्टर्नस एक्सरसाइज द फ्लूइड एंटर इनटू द टिश्यू फ्रॉम द ब्लड। जो फ्लूइड होगा वो ब्लड जो एंटर करता है उसमें चला जाएगा। फ्लूइड जो है वो टिश्यूज के अंदर चला जाता है ब्लड से। सो द हीमो concentration occur, but the prolonged exercise may reduce the hemo concentration by sending back the fluid into the blood. यहाँ पर ब्लड के अंदर जो आपका फ्लूइड जा रहा था, जैसे जैसे आपकी एक्सरसाइज कंटिन्यू होती है आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो वापस भी चला जाता है। तो इसके अंदर आना और जाना का काम हुआ,
लेकिन कोई खास इफेक्ट नहीं आया। Sometime during the strenuous exercise, the hemolysis may also occur and the WBC count increase in any sort of exercise. कई बार उसके अंदर क्या होता है, WBC की काउंट भी बढ़ जाती है एक्सरसाइज के ड्यूरिंग, बट रेसिंग ऑफ WBC में वेरी बिटवीन द नॉर्मल पीपल टू एथलीट। यहाँ पे भी WBC का डिमांड जो है या इंक्रीज और डिक्रीज लेवल है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन नॉर्मल आदमी और एथलीट्स के अंदर इसका वेरिएशन काफी रहता है। इट मे बी लेस और फॉर एथलीट वाइल कंपेरेटिव विद द कॉमन मैन। ये ऐसा हो सकता है कि एथलीट्स के अंदर कम ही रिलीज हो और आम आदमी के अंदर ज्यादा रिलीज हो जाती है। टेम्परेचर में क्या चेंज आता है ब्लड के, मस्कुलर एक्टिविटी जो होंगी वो हीट प्रोड्यूस करेंगी एंड हीट लॉस इज इन लेस द बॉडी टेम्परेचर गोज अप। इसके लॉस की, हीट के लॉस की वजह से आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा एंड नॉर्मली ड्यूरिंग एक्सरसाइज द बॉडी टेम्परेचर गोज अप ड्यू टू द टेम्परेरी फेलियर ऑफ द टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर। जैसे ही आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं आप देखोगे आपके यहाँ से चीक्स जो है वो लाल होना, टर्न रेड हो जाते हैं, आपके माथे पर पसीना आना शुरू हो जाता है, हाथ पैर सब जगह पे पसीना आना शुरू हो जाता है। वो क्यों आता है? आपका बॉडी का सिस्टम जो है रेगुलेशन का हीट को, वो स्टार्ट हो जाता है, इसकी वजह से आपका स्वेटिंग होना शुरू हो जाता है। और वो जो है इस सब की चीजों की होने, वो स्वेटिंग आपको कूल डाउन होने में मदद कर सकती है, लेकिन आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसकी वजह से हीट लॉस हो रहा है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। आप अगर रनिंग करोगे और रनिंग करने के जस्ट 1 मिनट में आप अपना हाथ या गला चेक करके देखोगे, आपको लगेगा गरम गरम है। इसीलिए तो यहाँ से ऐसे रेड रेड टर्न हो जाता है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो आपका बढ़ चुका होता है। अब फ्लूइड के अंदर क्या आता है चेंजेस? During the muscular exercise, there will be the rapid loss of water through the sweating and expired air. आप जैसे ही एक्सरसाइज करोगे ये रैपिड चेंज आएंगे कि आप स्वेट करना शुरू करोगे और एयर आप एक्सपायर करना शुरू करोगे। अर्ली स्टेज ऑफ एक्सरसाइज में क्या है, फ्लूइड एंटर इनटू द टिश्यू फ्रॉम द ब्लड एंड रिजल्ट इन हीमो कंसंट्रेशन। ये तो आपने देख लिया कि जैसे ही आप एक्सरसाइज की स्टार्टिंग करोगे फ्लूइड जो होगा वो ब्लड के अंदर एंटर करेगा और कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेगा एंड कम्स डाउन बाय फ्लूइड बैक टू द ब्लड। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हो वापस चला जाता है। सो द स्वेटिंग ऑब्जर्व ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ एक्सरसाइज, इफ एक्सरसाइज प्रोलॉन्ग द एक्सेसिव स्वेटिंग कम्स डाउन। जैसे ही आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया, करने के कुछ ही देर में आपका जो स्वेट बनना शुरू हो जाता है, पसीना आना शुरू हो जाएगा और उसके बाद में वो पसीना बढ़ता चला जाता है जब तक कि आपकी एक्सरसाइज खत्म नहीं होती है। ये चेंजेस आते हैं आपके बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। देन किडनी के फंक्शन में क्या इफेक्ट आता है आपका, अगर आप एक्सरसाइज या कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं। ड्यूरिंग द एक्सरसाइज द ब्लड फ्लो टू द नॉन वाइटल एंड द इनएक्टिव मसल डिक्रीज। ये आपने कार्डियक चेंजेस में भी देखा था कि जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर एक्सरसाइज होती है तो नॉन वाइटल ऑर्गन के अंदर आपका जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वहां पर डिमांड इतनी नहीं है, दूसरी जगह पर ज्यादा डिमांड है। Due to the decreased blood flow to the kidney, there will be lacking of urine formation. आप देखोगे रनिंग करते हैं या कुछ एक्टिविटी करते हैं तो आपको यूरिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही होती है, क्योंकि वो चीज फॉर्मेशन उसकी कम हो चुकी होती है। एंड द इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एडीएच, एंड एडीएच हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है। एडीएच इंक्रीज क्या करता है, फ्लूइड रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है अप टू 1 to 2 आवर फ्रॉम सेसेशन ऑफ एक्सरसाइज, और वो तब तक रीअब्जॉर्ब करता है 1-2 घंटे बाद तक एक्सरसाइज के। देयर विल बी इट रिड्यूस्ड यूरिन फ्लो, और अगर आप एक्सरसाइज करने के बाद में यूरिन पास करने जाओगे तो बहुत कम अमाउंट का यूरिन आपके पास में आएगा आउटपुट। नॉर्मली एक्सरसाइज कॉज द इंक्रीज अमाउंट ऑफ एल्बुमिन इन द यूरिन, और नॉर्मली ऐसा होता है कि एक्सरसाइज करने से एल्बुमिन का लेवल जो है वो यूरिन के अंदर बढ़ जाता है। और समटाइम फिजिकल एक्सरसाइज जो है कॉज द रेड यूरिन। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी यूरिन के अंदर रेड कलरिश कलर भी आने लगता है, जिसके अंदर आपका हीमोग्लोबिन आ जाता है। ये किसकी वजह से आता है? इट इज ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी ड्यूरिंग द स्ट्रेनस एक्सरसाइज। जब आप बहुत ही मतलब मेहनती एक्सरसाइज करते हैं, ऐसा तब के केस में आता है, तब आपकी आरबीसी ब्रेकडाउन होकर यूरिन के साथ में आने लग जाती है और आपका यूरिन का कलर जो है वो रेड हो जाता है। इट ऑल्सो ब्रेक्स द मायोग्लोबिन विच रिजल्ट इन ब्लैक यूरिन फॉर्मेशन। कई बार ये मायोग्लोबिन को भी ब्रेक कर लेती है और जिसकी वजह से आपके यूरिन का कलर ब्लैक हो जाता है। ये आपको 24 to 48 आवर आफ्टर एक्सरसाइज देखने को मिलता है। अगर ऐसा कुछ कंडीशंस आपको देखने को मिले किसी स्पोर्ट्समैन में या किसी एथलीट में,
तो फिर उनकी जो एक्टिविटी है उसको चेंज किया जाता है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये एक्यूरेट नहीं है बॉडी के लिए, ससेप्टेबल नहीं है, इसलिए उनकी जो एक्टिविटीज है उनको चेंज किया जाता है। क्योंकि अगर आपके यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है यानी कि आरबीसी ब्रेक डाउन होकर आ रही है, इसका मतलब आपकी एक्टिविटी का लेवल जो है वो आपकी बॉडी से कहीं ऊपर का है, आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज किया, ये आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, तो फिर उनका मॉडिफिकेशन किया जाता है या फिर इंस्टॉलमेंट्स में करवाया जाता है वो चीज़। अब डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या अफेक्ट आता है अगर आप एक्सरसाइज करते हो? माइल्ड एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग इंक्रीज द गैस्ट्रिक जूस ओनली एंड मोटिलिटी ऑफ द स्टमक। अगर आप नॉर्मल सी एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे वॉक कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, तो इनसे सिर्फ गैस्ट्रिक जूस जो है वो सिक्रीशन में इंक्रीज हो जाएगा और स्टमक की जो मोटेलिटी है वो मतलब स्टमक की जो मूवमेंट है बस वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप स्टर्नस एक्सरसाइज करते हो तो ये आपके गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को बहुत डिक्रीज कर देती है एंड द स्टमक मोटिलिटी ये भी कम हो जाती है, बट इंक्रीजिंग आफ्टर द सेसेशन ऑफ एक्सरसाइज विल कंपनसेट द सेम। और जैसे ही आप एक्सरसाइज बंद कर देते हो वो चीज बिल्कुल बंद हो जाती है और वापस नॉर्मल में आना शुरू हो जाती है। गैस्ट्रिक जूस जो है, आप शुरू शुरू में देखोगे कि जब आप कम लेवल की एक्सरसाइज करते हो तो गैस्ट्रिक जूस ज्यादा बनता है, आपका डाइजेशन जल्दी होके हट जाता है और आपको बहुत भूख लगती है। लेकिन अगर आप हाई लेवल का एक्सरसाइज करते हो, सीरियसली एक्सरसाइज करते हो, बहुत टाइम देते हो, तो धीरे धीरे आपकी भूख भी कम होना शुरू हो जाती है, आपको बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती, नॉर्मल सी लगने लगती है, नॉर्मल हो जाते हो आप। अब आपके दिमाग पे क्या असर पड़ता है, एंडोक्राइन सिस्टम पे क्या असर आएगा? एंडोक्राइन फंक्शंस, जो एंडोक्राइन फंक्शंस हैं ड्यूरिंग द एक्सरसाइज हैज नॉट बीन फुली स्टडीड, इसके बारे में अभी तक बहुत ज्यादा डिटेल आ नहीं पाई है। ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन इंक्रीज होते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हो, ये बात है कि आप लोगों के ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज करेंगे जैसे ही आप कोई मेहनती एक्सरसाइज करोगे। एडीएच ऑल्सो इंक्रीज होता है जो कि आपने पहले भी देखा, बट देर इज नो चेंज इन थायराइड हार्मोन, थायराइड के हार्मोन में कोई भी चेंज नहीं आएगा एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कॉर्टिकल हार्मोन जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। अब मुझे एक चीज जो आपको रिटर्न दोबारा बतानी थी, उसमें था वेनस रिटर्न। वेनस रिटर्न होता क्या है? वीनस, पहले तो हम ये देखते हैं कि वीनस रिटर्न क्या चीज है। वीनस रिटर्न ये चीज है, जैसे मान लो आपका हार्ट था, आपका हार्ट का प्लेसमेंट है यहाँ पे, आपका हार्ट यहाँ पे प्लेस था और काफ मसल आपकी काम की, मतलब आपने रनिंग किया, आपकी काफ मसल ने काम किया। अब काफ मसल तक ब्लड लेकर कौन जा रही है? आर्टरीज लेके जा रही है। और काफ मसल से ब्लड लेकर वापस कौन आ रही है? वेन्स लेके आ रही है। अब काफ मसल से वेन्स जब ब्लड लेकर आ रही हैं, उनको लेकर आने के लिए मसल क्या काम कर रही है? मसल, जब आपने रनिंग किया तो मसल जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट किया, वो कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से उसने वेन्स को कॉन्ट्रैक्ट किया और वेन्स को कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसका ब्लड ऊपर की तरफ गया, क्योंकि वेन्स ने तो ब्लड ऊपर ही भेजना था, वेन्स ने तो हार्ट के पास में ही भेजना था, ब्लड कहीं और तो नहीं भेजना था। तो वो वेनस रिटर्न कहलाता है कि आपकी वेन्स जो है वापस ब्लड लेकर कहाँ आ रही है? हार्ट से लेके आ रही है, क्योंकि हार्ट से ब्लड लेकर जाने वाली आर्टरीज थी, वापस लाने वाली वेन्स थी, और वेन्स जो है वो अगर दूर से लेकर आ रही है तो वो वेनस रिटर्न बोला जाता है। और आपकी काफ मसल जो होती है वो वेन, जो भी आप किसी भी मसल, मतलब कहीं पे भी अगर आप कोई मसल का काम करोगे तो मसल जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगी और उसके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वो आपकी वेन्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और वेन्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसमें जो ब्लड था वो, जैसे आप पाइप लेते हो, पाइप में पानी जा रहा है, आप एकदम से उसको पिचकाओगे तो जो ऊपर का पानी वो और तेजी से ऊपर जाएगा, इस तरीके से बार बार आप उसको पिचकाओगे तो जो पानी उसके पास में आएगा वो और तेजी से ऊपर जाएगा, तो आपका जो वेनस रिटर्न है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब मैं इसको डिटेल में बता देती हूँ। ड्यूरिंग द मस्कुलर एक्सरसाइज द वेनस रिटर्न इंक्रीज, आप एक्सरसाइज करेंगे, आपका वेन्स का जो रिटर्निंग प्रोसेस होगा वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? कॉन्टिन्यूस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्क्वीज होते हैं और ब्लड को पंप करते हैं हार्ट के तरफ जाने के लिए। दूसरा, रिफ्लेक्स जो है वेनस कंस्ट्रिक्शन के वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी आपका जो वेन्स का ब्लड है वो जल्दी ट्रेवल करने लगता है। और तीसरा क्या है? रेस्पिरेटरी मूवमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और तो सांस लेना जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। द सकिंग इफेक्ट ऑन द राइट हार्ट, और इस एक्टिविटी की वजह से राइट साइड ऑफ द हार्ट जो होगा उसकी सकिंग की पावर जो होगी वो, मतलब ऐसे सोखने या अपने अंदर लेने की पावर जो होगी वो भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो इंस्पिरेशन है, एक सेकेंड, रेस्पिरेटरी मूवमेंट इंक्रीज द सकिंग इफेक्ट ऑन द राइट हार्ट ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन के टाइम में, और इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज करता है एंड द एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज करता है।
अब प्रेशर कहाँ पे ज्यादा है और कहाँ पे कम है? आपकी एब्डोमिनल कैविटी जो है वहां पर प्रेशर जो है आपका बढ़ गया है, और प्रेशर जो आपकी थोरेसिक कैविटी थी वहां पे कम हो गया है। अब ट्रेवलिंग जो ब्लड की आएगी वो कहाँ आएगी? लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आएगी तो मतलब ब्लड का क्या होगा? वेनस रिटर्न ही होगा। मतलब मेरा एब्डोमेन के अंदर प्रेशर बहुत कम हो गया, ज्यादा हो गया, और थोरेसिक कैविटी जो यहाँ पर थी उसमें प्रेशर कम हो गया। ब्लड मान लो मेरी थाइस मसल से वीनस रिटर्न होने वाला था, वेन्स आ रही थी, जब वो थम मेरे स्टमक से जाएंगी तो स्टमक के अंदर उन्होंने देखा यहाँ तो ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, तो कहाँ जाना चाहिए? कम प्रेशर की ओर जाना चाहिए। तो कम प्रेशर कहाँ है? मेरी चेस्ट में है, मेरे थोरेसिक कैविटी में प्रेशर कम है, तो वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। ये होता है आपका वेनस रिटर्न, यानी कि ब्लड का वापस हार्ट तक आना, जो एक्सरसाइज के ड्यूरिंग बढ़ जाता है। इसके ये तीनों वजह थी जिसकी वजह से आपका जो प्रेशर है, एक तो प्रेशर वजह बनती है, दूसरा मसल का कॉन्ट्रैक्शन है, और तीसरा आपके रिफ्लेक्सेस है। इन तीनों वजहों से आपका जो वेनस रिटर्न है उसकी नॉर्मल गति में तेजी आ जाती है जब भी वो आपका एक्सरसाइज करता है। अभी क्लियर हुआ रजनीश? जी मैम। और कोई डाउट है इस चैप्टर में? क्योंकि अभी हमारा चैप्टर तो खत्म हो गया है। नो मैम।